नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और आपके साथ मैं हूं अरुण सिंह। मैं इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में और ठीक पीछे मेरे राजभवन है। यह राजभवन पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री पद के शपथ का कई बार गवाह बना है। एक बार को अगर छोड़ दें जीतन राम मांझी को, तो लगभग हर बार नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार ही इस राजभवन में आकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या महागठबंधन की तरफ से कोई नेता उनको रिप्लेस करेगा? कोई नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी यह तय नहीं है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। बहरहाल बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। पूरे देश की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है और हम सब की नजर है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। तो हमारे पास एक सूचना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, क्योंकि तब तक SIR यानी सघन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने के बाद चुनाव की दुंदुभी बज जाएगी, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि चूंकि बिहार में छठ महापर्व 25 से 28 के बीच पड़ रहा है, उसके पहले दशहरा और दीपावली भी पड़ रहे हैं, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन हो सकता है, यानी 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, और उसके बाद चुनाव का बिगुल बज जाएगा। चूंकि चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान करने और चुनाव की तारीख के बीच लगभग 30 से 35 दिनों का फासला अमूमन देखा जाता है, और इसलिए ये लगभग तय है कि चुनाव का जो चरण है 1, 2 या 3 चरणों में होने वाला है चुनाव बिहार में। पिछली बार 3 चरणों में हुआ था, 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच। तो इस बात के इम्कान हैं, इस बात के आसार हैं कि इस बार भी चुनाव अक्टूबर के आखिरी दिनों या नवंबर के पहले हफ्ते तक करा लिया जाएगा। 22 नवंबर 2025 तक इस विधानसभा की का कार्यकाल है, यानी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में या वो स्वयं आए या कोई दूसरा आए, 22 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चुनाव का खत्म कर लेना और नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला देनी है। हमारे साथ पटना से चंद्रमोहन कुमार जुड़े हैं। चंद्रमोहन से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ही यह खबर दी है कि चुनाव आयुक्त दौरा करने वाले हैं बिहार के। चंद्रमोहन, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो पहला सवाल आपसे है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावित तिथियां क्या हैं, यानी ज्ञानेश कुमार जब आएंगे तो उनका दौरा क्या क्या होगा, किन किन बिंदुओं पर वो नजर रखेंगे, किन के साथ बैठकें उनकी होंगी, और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 तारीख के बाद किसी भी दिन ज्ञानेश कुमार पटना पहुंच सकते हैं और तमाम जो चुनाव आयोग की टीम है वो भी पहुंचेगी। सबसे पहले सभी जिला के DM, SP, DIG, IG और पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारियों के साथ बिहार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो कमिश्नरी में भी 1-2 जगह वो देखने के लिए जा सकते हैं और उसके बाद फिर एक पटना में अपने अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है, किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारियां जो है, जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुख्ता कर ली गई है। 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। सबसे पहले जो नक्सल प्रभावित जिला है जिसमें गया, नवादा, जमुई, इन सभी जगहों पर सबसे पहले चुनाव होगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे फेज में फिर अगर बांटा जाता है तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार 2 भागों में बांटा जाएगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 3 चरणों का अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव होने की संभावना है। जी चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता करुणा शंकर भी हमारे साथ, करुणा सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, आप लोग लगातार ये पूछते रहे और सवाल मैं भी करुणा सागर जी से पूछूंगा। बीजेपी ये कह रही है कि हमारा तो दूल्हा भी तैयार है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है, बाराती भी तैयार हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन की तरफ से दूल्हा अभी तक फाइनलाइज क्यों नहीं किया गया, यानी किसके हाथ में कमान दी जाएगी, किसके चेहरे पर आप इस विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं, दिक्कत कहां है, पेच कहां है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो महागठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे तेजस्वी यादव, उनके नाम का ऐलान पहले ही कर दिया जाए? अरुण जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने जो सवाल किया, तो ऐसा है कि महागठबंधन में कहीं भी किसी भी बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला, बीजेपी प्रवक्ता को एड्रेस करते हुए, कि उनका दूल्हा भी तैयार है और बाराती भी तैयार है। तो हाल ही में एनडीए जब
गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे तो एनडीए ने अपना प्रचार का जो गाना है वो लॉन्च किया था और उसमें था कि अब की बार विकास की बहार है, अब की बार एनडीए सरकार है। तो आप देखिए 2005 से जी जब भी चुनाव हुआ तो एनडीए में चुनाव नीतीश कुमार जी के नाम पर होता था और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार हैं और इस तरह की जो स्लोगन्स हमेशा रहे हैं। इस बार बहुत आसानी से नीतीश कुमार जी को अलग थलग कर दिया गया है और ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल एक मुखौटे की तरह चुनाव के लिए तक है और चुनाव के बाद उनकी न कोई राजनीतिक अहमियत नहीं रहेगी और न जेडीयू कोई पार्टी रहेगी। और जेडीयू पार्टी में करुणा सागर जी एक सवाल मेरा है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। करुणा सागर जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नीतीश कुमार मुखौटा हो चाहे नीतीश कुमार रियल हो, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उनको संज्ञा देते हो, लेकिन जब वो आना चाहते हैं तो आप फूल माला लेके तैयार तो रहते हैं ना हमेशा उनको वेलकम करने के लिए। आज वो कह दें कि हम आपके साथ आ रहे हैं तो आज फिर आप उनको फूल माला चढ़ा करके अपनी तरफ ले लेंगे, पहले भी कर चुके हैं आप। देखिए बिहार में आपको भी पता है 3 धुरियां रही हैं और इन 3 धुरियों में से 2 धुरी को एक तरफ आना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। तो जब भी आए, जैसे पिछली बार 2015 में जब ये नीतीश कुमार जी आए तो चलकर आए थे और ये कहते हुए कि अब हम बीजेपी से मेरा मोह भंग हो चुका है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और उन्होंने लालू जी से बात की, महागठबंधन के दलों से बात की। 2020 में यही बात के बाद करुणा सागर जी यही बात उन्होंने बाद में जेपी नड्डा जी से कर ली। यही बात जो बात आपसे की थी वही बात जेपी नड्डा जी से कर ली। जरा चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी के पास। धनंजय गिरि जी, आज अपने वॉर रूम का आप उद्घाटन कर रहे हैं। चुनाव को तो एकदम युद्ध के रूप में आप लोग लड़ते हैं और ये राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है चुनाव लड़ने की वो बड़े स्तर पे होती है, बड़े पैमाने पर होती है। सवाल हमारा ये है इस बार आपसे कि नीतीश कुमार को लेकर के काफी आरोप तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं और आपके जितने विपक्षी हैं वो लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार एकदम फिट एंड फाइन है आपको लीड करने के लिए, न सिर्फ कैंपेन बल्कि अगली बार आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर आपको बहुमत आता है? देखिए, सबसे पहले तो आज शक्ति उपासना का महापर्व नव दुर्गा की पूजा शुरू हुई है, उसकी चैनल पर, पैनल पर और सभी को बधाई। और लोकतंत्र को शक्ति देने वाले लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। लोकतंत्र को जहां से शक्ति और स्फूर्ति मिलती है, लोकतंत्र में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बाद एक भारत की राजनीति में एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया। पहले एंटी इनकम्बेंसी आप सुनते थे, अब प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति हो रही है, चाहे भारत की बात करें या देश की बात करें। तो आप, हमारा तो नारा ही है 2025, 225 और फिर से नीतीश। लेकिन आपने जो हमारे साथी प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, कांग्रेस के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है और राजद के ललटेन के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बेचारे घूम फिर कर एनडीए की ही बात करते हैं, नीतीश जी की ही बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की ही बात करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद के लिए, खुद के नेतृत्व के लिए, खुद के सरकार के कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आज देश की राजनीति नरेंद्र की धुरी नरेंद्र मोदी है, एंड बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार है और एनडीए सरकार थी, है और जनता के आशीर्वाद से रहेगी, जनता के आशीर्वाद से रहेगी। एक सवाल है धनंजय जी, एक छोटा सा सवाल धनंजय जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कई जगहों पर अपनी खुद की सरकारें हैं और एक पार्टी के रूप में क्या आप भी ये चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बने? अरुण जी, बिहार में हमारी 20 साल से सरकार है, 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है। नहीं बीजेपी की, हमारी नहीं, आप एक ये मेरी सरकार नहीं, वो मेरी ही सरकार है, वो 20 साल से मेरी ही सरकार है, तेरा मेरा का फर्क ही नहीं है। एनडीए के 5 दल, पांचों पंचाधिकम शतम, हम एक साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की चेतना के केंद्र में राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम, इदम राष्ट्राय इदम न मम। हम बिहार को धनंजय जी ये जितना बड़ा दिल, अरे एक मेरा सवाल सुन लीजिए धनंजय जी, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। जितना बड़ा दिल आप बिहार में दिखा रहे हैं कि मेरी ही सरकार है, उतना बड़ा दिल आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखाया?
वहां क्यों एकनाथ शिंदे से वापस देवेंद्र फडणवीस के पास आ गए? वही दिल वहां भी दिखा देते कि भाई हमारी ही सरकार है। ये तो आपकी समझ का फर्क आया। बिहार की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार? महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र की पूरी जनता की सरकार है और बिहार की सरकार बिहार के 13 करोड़ जनता की सरकार है। जनता के द्वारा चुनी गई, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल की सरकार है। हमारा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी की तरह कि फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली। ये वैसी सरकार नहीं है। ये जन जन की सरकार है। ये आम आदमी की सरकार है, वो एमडीएम स्टाफ की सरकार है, नाइट गार्ड की सरकार है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, आशा दीदी, कम वर्कर जिनको पेंशन की सुविधाएं मिल रही है, उनकी सरकार है। ये सरकार उनकी सरकार है जो बिहार में 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिल रहा है। 1 करोड़ 60 लाख घरों को जल जीवन मिशन की तरह नल पहुंचाया गया। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी गई। 1.5 करोड़ शौचालय जिस बिहार में बनाए गए। 1 करोड़ 17 लाख धनंजय जी आपके, अरे धनंजय जी करुणा सागर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जी करुणा जी क्या कहना चाह रहे थे? कहने के लिए कुछ भी नहीं उनके पास। अरुण जी, पहले तो नहीं कहने दीजिए आपकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके की इंफॉर्मेशन सही नहीं है। फिर आपने जैसे कहा कि राहुल गांधी भी मानते हैं कि बीजेपी की तैयारी बहुत है, तो ये सही है कि बीजेपी की तैयारी बहुत मजबूत तैयारी होती है। और बीजेपी की तैयारी जनता के वोट लेने की तैयारी नहीं होती है। बीजेपी की तैयारी वोट चोरी करने की होती है। और इसीलिए ये लोग चुनाव के पहले ही दावा कर सकते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है, और जैसा भी SIR लगा के बिहार में किया जा रहा है कि किस असेंबली में किस बूथ पर कितने डिलीशंस होंगे और कितने एडिशंस होंगे, तो ये इनको पहले से पता है। और जहां तक आंकड़े अभी बता रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, तो मैं अदम गोंडवी की 2 लाइनों को पढ़ना चाहूंगा यहाँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और आज बिहार की हर जनता देखिए दुखी है, बेरोजगारी से, गरीबी से, पलायन से। धनंजय जी जवाब, धनंजय जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे अपने सहयोगी चंद्रमोहन के पास भी जाना है। धनंजय जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर हमारे सहयोगी जो है चंद्रमोहन कुमार, उनके पास भी जाना है मुझे। हाँ धनंजय जी बोलिए। अरुण जी, कांग्रेस का कचरा ज्ञान कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस आदम गोडवी की बात कर रहे हैं, उस आदम गोडवी ने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ ही पूरा लिखा था। ये पूरी जो बातें हैं, ये लाइनें हैं, ये कांग्रेस के काले इतिहास को, काले इतिहास को याद दिला देती हैं। अरे कुछ नया कहिए, कुछ नई बात कहिए, कुछ ताजगी हो, कुछ नई वानगी हो जो जनता को समझ में आए। वो तो आप अपने इतिहास को बता रहे हैं। आप अपने कारनामों को गिनवा रहे हैं जो आदम गोडवी ने कांग्रेस के खिलाफ कहा था। अरुण जी, बीजेपी के प्रवक्ता वोट चोरी के मामले में क्यों चुपचाप हैं? और ये जो राहुल जी ने अभी कॉन्फ्रेंस किया, धनंजय जी और करुणा सागर जी, मैं अपने सहयोगी चंद्रमोहन के पास जाना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल चंद्रमोहन, ये SIR की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर के विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट से जो 2 तरह की राहत मिली कि भाई 65 लाख लोगों जिनका नाम काटा गया है उनको सार्वजनिक रूप से उनका नाम डिस्प्ले किया जाए और आधार को भी एविडेंस के रूप में जोड़ा जाए। उसके बाद क्या SIR की प्रक्रिया को लेकर उतना ही तीखा तेवर है विपक्ष का, या विपक्ष संतुष्ट है और विपक्ष अब चुनाव की तरफ देख रहा है, उसको पीछे छोड़ चुका? बिल्कुल, देखिए जो अभी दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि विपक्ष अब उसको पीछे छोड़ चुका है और अब चुनाव में जा चुके हैं ये लोग और चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव अब जब बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे उस समय उन्होंने SIR का कहीं भी जिक्र नहीं किया। कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो SIR का जिक्र आज के वक्त में करता हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें पीछे छूट चुकी है और अब जो है वो चुनावी तैयारी में लोग लग चुके हैं। 24 तारीख को CEC की बैठक है कांग्रेस की, तो उसकी तैयारी अब कांग्रेस कर रही है, ना कि अब SIR का कोई बात वो कर रहे हैं। और आज के वक्त में बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटी है, जहां पर हम अभी मौजूद हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए चुनाव प्रबंधन कार्यालय का भी उद्घाटन होने वाला है और बड़े नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचने वाले हैं, डिप्टी CM यहां पर पहुंचने वाले हैं और तमाम जो मंत्री महामंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं, तो उनका इंतजार हो रहा है। तो जो तैयारी की बात होती है, अभी आप कर रहे थे कि बीजेपी जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है उससे पहले अपनी तैयारी में जुट जाती है, तो बीजेपी अभी जो है वो अपनी तैयारी में जुट गई है। और अब बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि सिर्फ अब इंतजार हो रहा है तारीखों के ऐलान का। अब जी दोनों गेस्ट हैं। करुणा सागर जी वही बात चंद्रमोहन कह रहे हैं, वही बात मैं कह रहा हूं कि उधर भैया वार रूम खुल गया
और आपका अभी सीट बंटवारा ही नहीं हुआ, आपका यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। अरुण जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो SIR की बात की आपने, आधे घंटे पहले हमारे सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें बिहार प्रदेश के इंचार्ज कृष्णा लावरू जी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और शीर्ष नेता बैठकर उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि ये जो वोट चोरी है इसको रोकना है, क्योंकि ये लोकतंत्र की चोरी है, ये अधिकारों की चोरी है, ये आरक्षण की चोरी है, ये हमारे लोकतंत्र को दूषित करता है। और ये हमारा मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा है और मुख्य मुद्दा रहेगा जब तक इस बात का समाधान नहीं हो जाता है। और जब तक ये सरकार होगी, ये सरकार वोट चोरी के आधार पर बनी है। छोटा सा धनंजय जी कुछ ऐड करना चाहते हो तो करिए, मुझे स्टूडियो वापस जाना। धनंजय जी कुछ ऐड करना चाहते हो तो करिए। धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली और बहाने खोजने लगे। बहाने अच्छे हैं, 90 चुनाव हारने के बाद 91 चुनाव हारने की तैयारी है। जूतन पहचान की बारी है। आरजेडी परिवार में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस को भी तेजस्वी नहीं है स्वीकार, और 91 में हार के लिए कांग्रेस है तैयार। इसके लिए इनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धनंजय गिरी जी, थैंक यू।